हेलो दोस्तों, आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी डकैती की कहानी का सीजन 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि 2.5 करोड़ मिलियन यूरो की थी। ये रकम किसी की भी जिंदगी आसानी से बदलने के लिए काफी थी। क्या वो लुटेरे इस चोरी को कर पाएंगे? तो देखते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की टोक्यो के साथ में होती है। तभी हम देखते हैं टोक्यो अपने बुरे सपने से जाग जाती है और टीवी पर एक न्यूज देखती है। साथ साथ वो अपनी कहानी भी हमें बताती है। वो बताती है कि मेरा पार्टनर, जिसके साथ मिलकर मैंने 15 डकैतियां की थी, लेकिन आखिरी डकैती में वो पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है और मारा जाता है। लेकिन टोक्यो वहाँ से बचकर किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाती है। अब टोक्यो के ऊपर डकैती के साथ साथ एक मर्डर का चार्ज भी लगा हुआ था, इसलिए वो पुलिस से बचकर भाग रही थी। इस दौरान अगर टोक्यो को पुलिस पकड़ लेगी तो उसे लगभग 30 साल की जेल होना तय है। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी। उसके पास अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा था, इसलिए आखिरी बार वो अपनी मॉम को कॉल करती है और अपनी माँ से बोलती है, आपको तो सब पता है, टीवी पर हर न्यूज चैनल में मेरा ही फोटो दिखाई जा रहा है। उनकी ये बात टोक्यो की मॉम के साथ साथ वहाँ मौजूद इंटेलिजेंस एजेंसिया के लोग भी सुन रहे थे। तब टोक्यो को ये सब पता नहीं था। वो अपनी मॉम से बोलती है, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ बाहर, मैं वहीं मिलूंगी। टोक्यो अपनी माँ से मिलने के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ बाहर गाड़ी में एक आदमी टोक्यो का रास्ता रोकता है। उसका नाम प्रोफेसर था, लेकिन टोक्यो उन्हें नजरअंदाज करके आगे जाने लगती है। तब प्रोफेसर उसकी और टोक्यो की मॉम के बीच होने वाली बातों को रिमाइंड करवाता है। तो प्रोफेसर की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और प्रोफेसर को गन पॉइंट पर ले लेती है। तब प्रोफेसर उसे सच्चाई बताता है कि तुम उनके जाल में फंसने जा रही हो, पुलिस तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही है, वो तुम्हारी सारी कॉल रिकॉर्ड्स कर रही है। लेकिन टोक्यो को प्रोफेसर पर विश्वास नहीं होता। तब प्रोफेसर टोक्यो को कुछ फोटोज दिखाते हैं जहाँ उसके घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। तब जाकर टोक्यो को प्रोफेसर की बात पर विश्वास होता है। फिर प्रोफेसर उसे उस चोरी के बारे में भी बताते हैं, जो कि 250 करोड़ मिलियन यूरो की थी। प्रोफेसर बताते हैं, मैं उस चोरी के लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इतनी बड़ी और मोटी चोरी का प्लान सुनकर टोक्यो प्रोफेसर के साथ मिल जाती है, क्योंकि वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी करने जा रहे थे। ऐसे ऐसे करके प्रोफेसर ने 8 लोगों की टीम बना ली। यहाँ से वो एक वीरान पड़े हुए घर में पहुँचते हैं। वहाँ प्रोफेसर उनका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं और उन्हें चोरी की प्लानिंग के बारे में बताते हैं और बोलते हैं, हम 5 महीने इस पर पढ़ाई करेंगे। ये चोरी हमें कैसे करनी है, इस प्लान को मैंने जिंदगी भर सोचा है और काम पूरा होने के बाद हम में से कभी किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम एक दूसरे को नहीं जानते और मैं चाहता हूँ कि कोई भी अपना असली नाम नहीं बताएगा और प्यार मोहब्बत तो भूल जाओ। हम लोग अपना कोई सीक्रेट नाम चुनेंगे, वो चाहे तो कोई शहर का नाम हो या फिर कोई प्लेनेट हो। अगर जब उससे भी बात नहीं बनती तो कोई नंबर का नाम ही रख लो। सब लोग अपना नाम सिटी के नाम पर चूज करते हैं। टोक्यो सभी का इंट्रोडक्शन उनके नाम के साथ ही उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ देती है। सबसे पहले शुरुआत होती है बर्लिन के साथ में। इसने अब तक की 27 बड़ी चोरियां की हैं, जिसमें हीरे जवाहरात और बड़ी गाड़ियों को इसने चोरी किया है। इसके अलावा इसने सबसे बड़ी चोरी पेरिस में की थी, जहां पर बर्लिन ने 434 बेशकीमती हीरो को चुराया था। यही हमारी टीम को लीड भी करेगा। फिर हम मॉस्को को देखते हैं। वो पहले कोयले की खान में काम करता था, फिर इसके दिमाग की बत्ती जली। खदान खोदने से अच्छा है कुछ और खोदा जाए। फिर उन्होंने 6 डिजाइनर स्टोर और 3 घड़ियों के शोरूम और इसके अलावा एविलस बैंक की तिजोरी को खोद डाला। खोदने के साथ साथ ठुकाई के चैंपियन भी है ये। ठीक उनके पीछे टेनवर, जो उनका बेटा है, वो ड्रग्स का खिलाड़ी। टूटे दांत, टूटी पसलियां, पूरा गर्म मिजाज, फालतू पंगे लेना कोई इससे सीखे, पूरा उड़ता तीर है ये। फिर बारी आती है रियो की, जो कि कंप्यूटर का मास्टर है। उसने 6 साल की उम्र से ही प्रोग्रामिंग का मास्टर है, इलेक्ट्रॉनिक और अलार्म का एक्सपर्ट। वो मेरी कमजोरी के साथ साथ ही मेरा प्यार भी है। पेश करते हैं हमारे जुड़वा पहलवान हेलेंस्की और ओस्लो। सभी दिमागी प्लान में सेम्स के दिमाग वाले बॉडी बिल्डर भी चाहिए। इनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं नेरेबी को। वो 13 साल की उम्र से ही नकली नोट बना रही थी। वो पॉजिटिव एनर्जी से भी भरपूर है, लेकिन आज ये हमारी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। पागल होने के साथ ही नेरेबी थोड़ी फनी भी है। फिर हम हमारे शैतानी दिमाग वाले प्रोफेसर को देखते हैं, जिसने 19 साल की उम्र के बाद से कोई आईडी नहीं बनाई। उसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो दुनिया की नजर में एक भूत है और वो भी एक चालाक भूत। और अंत में बारी आती है मेरी, मतलब टोक्यो। मैंने तभी से ही अपना नाम टोक्यो रख लिया। प्रोफेसर वहाँ एक बात सभी को बताता है, इस चोरी के बाद हम सबसे बड़े हीरो होंगे, क्योंकि हम उस पैसे को चुराने वाले हैं जो किसी का है ही नहीं। फिर टोक्यो प्रोफेसर से पूछती है, हम ये चोरी कहाँ करने वाले हैं? तब प्रोफेसर सबको बताते हैं, हम रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में चोरी करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में चोरी की प्लानिंग आगे बढ़ती है। सभी लोग एक साइट पर पहुँच जाते हैं जहाँ से उन्हें हथियार लेने थे। ये ठीक वही जगह होती है जहाँ से वो बड़े बड़े कंटेनरों में नोट छपाई के कागज के रोल लेकर जाते थे। हेलसिंकी
वहाँ एक रोड डाइवर्जन का बोर्ड लगाकर उन सभी गाड़ियों को रोक लेता है। साथ ही सभी लोग बंदूक लेकर पुलिस वाले लोग के सामने आ जाते हैं और उनकी गाड़ियों का कंट्रोल अब उनके हाथ में आ जाता है। गन देखकर तो पुलिस वालों की भी पैंट गीली हो जाती है। इसके बाद सभी लोग पुलिस ऑफिसरों को गाड़ी में डाल देते हैं और खुद उनकी गाड़ियों में अपने आर्मर गन लेकर बैठ जाते हैं। सभी लोगों को उनके काम सौंप दिए जाते हैं ताकि गलती होने की कोई संभावना ही ना हो। दूसरी तरफ हम कुछ स्कूली बच्चों को रॉयल मिंट की एक ट्रिप पर आते हुए देखते हैं, बल्कि हेस्ट के प्लानर सारे रॉयल मिंट में पहुंच चुके होते हैं। प्रोफेसर के आखिरी ऑर्डर के साथ ही सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं रॉयल मिंट में एक एम्प्लॉय मोनिका को उसके बॉस के साथ देखते हैं। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तब उसका बॉस बोलता है मेरी भी एक फैमिली है और उसमें 3 बच्चे हैं, मैं उन्हें तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता। इतना सुनते ही मोनिका का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से आगे जाने लगती है। तभी हम देखते हैं चोरों की पूरी टीम पहुंच जाती है और गोलियां चलाने लगती है, जिससे वहाँ लोग डरकर भागने लग जाते हैं। हथियारों के बल पर चोर सभी बैंक कर्मचारी, ऑफिसर्स और स्कूली बच्चों को घेरकर हॉल में ले आते हैं। ये सारी एक्टिविटीज प्रोफेसर दूसरी जगह बैठकर अपने कैमरे से देख रहे थे। वहीं टोक्यो को एक लड़की नहीं मिल रही थी, वो इस चोरी में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली है। वो थी ऑस्ट्रेलियन राजदूत की बेटी, जिसके बारे में प्रोफेसर अच्छी तरह जानते थे। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वॉशरूम में होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसकी एक न्यूड पिक खींचकर उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करने ही वाला था कि उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर टोक्यो वहाँ पहुंच जाती है और दोनों को पकड़कर अपने साथ ले आती है। जिसके बाद सभी की आंखों पर काली पट्टियां बांध दी जाती है और सारी टीम अपने फेस मास्क रिमूव कर लेती है। इसी के साथ ही रियो बैंक के बड़े बड़े दरवाजों को बंद कर देता है और सब लोगों को वहाँ बंधक बनाकर बैठ जाता है। रियो सभी के मोबाइल फोन और उनके पिन कोड को ले लेता है और उनसे एक लिस्ट तैयार करता है। वहीं हम मॉस्को और डेनवर को देखते हैं। मॉस्को का तिजोरी का एक्सपीरियंस यहाँ काम आता है। वो उस बड़ी तिजोरी को खोल देता है जिसमें 2.5 करोड़ मिलियन यूरो की मोटी रकम रखी हुई थी। तिजोरी को खोलते ही डेनवर मानो पागल सा हो जाता है। अब भाई इतने नोट कभी डेनवर ने देखे ही नहीं थे, वो नोट पर ही उछल कूद करने लगता है। तब मॉस्को अपने बेटे को समझाते हैं, बेटा हम इतने स्मार्ट नहीं थे जो यहाँ तक पहुँच जाते, इसमें किसी और का दिमाग लगा हुआ है, इसलिए हम बिना बेवकूफी के यहाँ से बचकर निकलेंगे। अब तक तो सारा काम प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। उन्हें चाहिए था कि सभी आपस में कैसे संपर्क में रहेंगे। अगर वो किसी से ही फोन या बैंक में बात करेंगे तो उनकी बातें इंटेलिजेंस एजेंसियां सुन लेंगी, वो उन्हें कुछ मिनटों के अंदर ही पकड़ लेंगे। इसलिए वो एक टॉयलेट के अंदर से वायर निकालते हैं जिससे वो डायरेक्ट प्रोफेसर के कांटेक्ट में रहेंगे। वहीं हमें दिखाया जाता है सभी लोगों के फोन को स्विच ऑफ करके दीवार पर लटका दिया जाता है। दूसरी तरफ हम रियो को टोक्यो के साथ देखते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक में एक रात पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। रियो टोक्यो को अपने गले में पहना हुआ एक लॉकेट भी देता है जिस पर उसका असली नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो अपना असली नाम नहीं बताना चाहते थे। फिर से हम बैंक में लोगों को देखते हैं। वो सब प्रोफेसर की अगली कमांड का इंतजार कर रहे होते हैं। प्रोफेसर के हुक्म देते ही वो बैंक के गेट को ओपन कर देते हैं। इसके बाद टोक्यो, नैरोबी, रियो, बर्लिन बंदूक लेकर दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। अब उन्हें पता था उनके प्लान के अनुसार पुलिस अगले कुछ मिनटों में उन पर हमला कर देगी। वहीं प्रोफेसर को ऐसे दिखाना था कि ये बस एक आम चोरी है, हम लोग चोरी करके भाग रहे थे, तभी सामने से पुलिस आ गई, हमें बचने के लिए जमीन पर गोलियां चलाई और वापस अंदर चले गए। इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा लगना चाहिए बस अब हम फंस गए। पुलिस के आते ही टोक्यो बैग लेकर बाहर जाती है। वो बैग जमीन पर रखती है और फायर करने लगती है और अंदर जाने ही वाली थी कि तभी एक जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली टोक्यो के पीछे खड़े रियो के कान से होकर गुजर जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब भाई अपने आशिक को घायल देख टोक्यो की सनक जाती है। वो पुलिस वालों पर जवाबी फायरिंग करनी शुरू कर देती है जिससे 2 पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर ये लोग रियो को घसीटकर अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर पुलिस वालों पर फायरिंग करना उनके प्लान में शामिल नहीं था, उससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होने का चांस बढ़ गया था। इसी के साथ ही हमारी हैश टीम वापस से बैंक के अंदर चली जाती है और पुलिस को लगने लगा था कि वो अंदर फंस गए हैं। अब जो बैग टीम से बाहर रह गए थे उनसे नोट हवा में उड़कर बैंक की दीवारों पर लगने लगते हैं। पुलिस अपनी मदद के लिए और पुलिस सपोर्ट, इसी के साथ ही वो एक एम्बुलेंस भी बुलाती है ताकि घायल ऑफिसरों को ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसी के साथ ही हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है।